जालंधर के लोकसभा उपचुनाव में जीत के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और यही कारण है कि चुनाव से पहले ये आकलन करना मुश्किल हो रहा है कि इस बार रुझान किसकी तरफ अधिक है और किसकी तरफ कम। आज हम आपको जालंधर उपचुनाव के इसी राजनीतिक समीकरण को समझाएंगे और बताएंगे कि वोट बैंक की दृष्टि से सभी पार्टियों ने कौन सा दांव इस बार खेला। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ जो हो रहा है उसको मजबूत करिए। जालंधर लोकसभा चुनाव में अब महज 5 दिनों का समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने इस सीट पर अपनी अपनी जीत की ताल ठोकनी शुरू कर दी है। मौजूदा समीकरण में लोकसभा उपचुनाव में चारों पार्टियों के उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर होने की संभावना बन रही है। जालंधर लोकसभा सीट रिजर्व है और बहुसंख्यक वोटर दलित है। इनमें अधिकतर रविदासिया और मजहबी सिख हैं। लिहाजा ऐसी स्थिति में जीत हार के लिए दलित वोट ही निर्णायक होंगे। जालंधर लोकसभा सीट में 42% मत दलित समाज के पास हैं। उनमें भी बहुसंख्यक वोट रविदासिया समाज के पास है। इस लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें 4 विधानसभा क्षेत्र आरक्षित हैं और चारों सीटों पर हार जीत का फैसला रविदासिया वोट बैंक करता है। रविदासिया समुदाय का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल डेरा सचखंड बल्ला जालंधर में है और इसके श्रद्धालुओं की तादाद लाखों में है। रविदासिया समुदाय के वोट बैंक ने संतोष सिंह चौधरी को जालंधर से लगातार 2 बार सांसद बनाया था। दुआबा की दलित सियासत के गढ़ माने जाते जालंधर में अब तक हुए लोकसभा चुनाव में 13 बार कांग्रेस को जीत हासिल हो चुकी है और बीते 4 चुनाव से कांग्रेस ही इस सीट पर जीतती आ रही है। ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी संतोष चौधरी के निधन के बाद उनकी पत्नी करमजीत कौर को मैदान में उतारकर इस सीट पर अपना कब्जा कायम रखना चाहती है। लीडर इस किस्म का जिहड़ा स्लिपरी लीडर है, स्लिपरी मैं कहना कि गल कुछ कहनी ਉਹਦਾ जवाब कुछ होर दे दे। पंजाब दे लोग इस किस्म की सियासत नूं पसंद नहीं करते। पंजाब दे लोग तो चाहते कि जिहड़ा साडा लीडर होए या जिन्हों असी लीडर बनीए या जिहदे नां ते असी वोट पाए होए, ही हैज़ टू बी forthright, ही हैज़ टू बी ऑनेस्ट, ही कैनॉट बी डिसऑनेस्ट। जो गल कही है ਉਹਦੇ ते खरे उतर रहे कि नहीं। वहीं विधानसभा चुनाव की 92 सीट जीतकर आई आम आदमी पार्टी के लिए जालंधर का चुनाव एक बड़ी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि सत्ता में आने के बाद सूबे के मुखिया भगवंत मान संगरूर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में अपनी सीट बचाने में नाकाम साबित हुए थे। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस छोड़कर आप में शामिल हुए सुशील कुमार रिंकू को उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। जलंधर तो इनकलाब का हिस्सा बनो, इतिहास लिखो, नाम आऊगा कि जो पंजाब विकास के लिहां ते चल रहा सी ते भगवंत मान दा हौसला दुगना तिगना किन्हां ने कीता सी तां उहदे ते जवाब आऊगा कि जलंधर लोकसभा दे जागरूक नागरिक। जालंधर का चुनावी समीकरण कितनी तेजी से बदल रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि बीजेपी पहले पूर्व अकाली नेता के बेटे इंदर इकबाल सिंह अटवाल को ज्वाइन कराती है, फिर टिकट देती है और वोटिंग से ठीक 5 दिन पहले अपने कैंडिडेट के पिता और सीनियर अकाली नेता चरणजीत सिंह अटवाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये जालंधर की राजनीति में बड़े फेरबदल की तरह है, क्योंकि जालंधर के 954 गाँव में मजहबी सिखों का अच्छा खासा वोट बैंक है। बीजेपी इन गाँव में जमीनी आधार नहीं बना पाई, लिहाजा इंदर अटवाल के जरिए पार्टी के गाँव में जाने का रास्ता खुल गया है। दूसरा, अटवाल पगड़ीधारी सिख हैं, जिससे सिख वोट भी बीजेपी की तरफ आ सकता है। कि तुसी इन्हां दी करो मदद और इन्हां नूं भेजो ताकि उत्थे जाके साडे बीजेपी दी हुकूमत, मोदी साहब दी हुकूमत उत्थे जाके सपोर्ट कर सकन। और एक मैसेज चला जाऊगा पूरे हिंदुस्तान दे विच कि जिहड़े इत्थे बंदे पंजाब तो भेज के आए ने, पंजाब अज बीजेपी के नाल खड़ा है। तो आज बड़ी खुशी है तुहानू मिलके। अकाली बीएसपी गठबंधन की तरफ से जालंधर उपचुनाव में डॉक्टर सुखविंदर सुक्खी को बतौर उम्मीदवार उतारा गया। पंथक वोट की राजनीति करने वाला अकाली दल इस बार बसपा के जरिए दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। चूँकि बीएसपी का जालंधर के गाँव में खासा जनाधार है, लिहाजा पार्टी को उम्मीद है कि दलितों के अलावा
जाट बिरादरी की वोट लेकर कांटे की टक्कर बाकी उम्मीदवारों को दी जा सकती है। आज तक ब्यूरो। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद एक बार फिर से अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन को नजदीक आते देखने लगे हैं लोग और बातें भी होने लगी। माना जा रहा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में अकाली दल को साथ ले सकती है। पीएम मोदी अमित शाह के बयानों से भी इसके संकेत मिले हैं, लेकिन ये सिर्फ कयास है या फिर वाकई दोनों दल एक दूसरे के पास आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले क्या फिर से बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन हो जाएगा? पंजाब के राजनीतिक गलियारों में इस वक्त चर्चा जोरों पर है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद जिस तरह की नरमी बीजेपी की तरफ से दिखाई दे रही है, उससे कुछ ऐसा ही जाहिर होता है। 2024 के लोकसभा चुनावों में एक बार फिर अकाली दल और बीजेपी साथ खड़े दिखाई दे सकते हैं। प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक आ पहुंचे थे। पीएम मोदी ने प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद एक भावुक लेख लिखते हुए कहा था कि प्रकाश सिंह बादल के निधन के साथ उन्होंने एक पिता तुल्य व्यक्ति को खो दिया है, जिसने दशकों तक उनका मार्गदर्शन किया। बादल एक बड़े दिल वाले इंसान थे। एक बड़ा नेता बनना आसान है, लेकिन एक बड़े दिल वाला व्यक्ति होने के लिए बहुत कुछ चाहिए। प्रकाश सिंह के अंतिम अरदास कार्यक्रम में भी अमित शाह, जेपी नड्डा, हरदीप पुरी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रकाश सिंह बादल की दिल खोलकर तारीफ की। उन्हें भाईचारे का सरदार और बीजेपी अकाली दल के रिश्तों पर बात की। हर जगह पे बादल साहब ने आसमान जितने ऊंचे व्यक्तित्व को ढाल की तरह देश के हितों के साथ खड़ा पाया। बादल साहब का जाना समूचे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। सिर्फ सरदार सुखबीर और बीबी हरसिमरत जी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए क्षति है और मेरे जैसे सार्वजनिक जीवन के कई कार्यकर्ताओं के लिए भी ये अपूर्णीय क्षति है। बीजेपी की तरफ से इस तरह की नरमी को देखते हुए अटकलें लगाई जा रही है कि दोनों के बीच एक बार फिर नजदीकियां बढ़ रही है। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन होगा, इस पर दोनों ही दलों के नेता अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। आज तक ब्यूरो। पंजाब में हिंदू नेता सुधीर सूरी की हत्या के बाद अब उनके छोटे भाई ब्रिज मोहन सूरी को जान से मारने की धमकी मिली। ब्रिज मोहन सूरी ने 2 संदिग्ध युवकों के द्वारा रेकी की आशंका भी व्यक्त की। पिछले साल नवंबर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या के बाद अब उनके भाई ब्रिज मोहन सूरी को जान से मारने की धमकी मिली है। ब्रिज मोहन का कहना है कि उन्हें बीते कुछ दिनों से अज्ञात नंबरों से फोन आ रहे हैं और उनके घर को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। ਕੱਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਸੱਤਾ ਸ਼ੀਨਾ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, उदों भी मैं समझ गया सीगा कि फोन असली है। हिंदूवादी नेता ब्रिजमोहन ने 2 संदिग्ध युवकों के द्वारा रेकी करने की शिकायत भी पुलिस में दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज करके पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। कंप्लेंट मिली सी ब्रिजमोहन सूरी वालों कि राती इन्होंने कोई धमकी भरे फोन आए हैं तो आप आगे इन्हों की स्टेटमेंट लईए तो आप कार्रवाई कर रहे हैं। ब्रिजमोहन सूरी नाल मेरी गलबात हुई है तो बाकी जी कार्रवाई। दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे पहलवानों को पंजाब हरियाणा के लोगों का लगातार समर्थन मिल रहा है। अब पंजाब के सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन उग्राहा ने भी पहलवानों के समर्थन का ऐलान किया। 7 मई को BKU उग्राहा की महिलाएं प्रदर्शन में शामिल होंगी और इसके अलावा 11, 12 और 13 मई को पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के बीजेपी के विरुद्ध प्रदर्शन कर जिलों के डिप्टी कमिश्नर्स को पत्र सौंपे जाएंगे। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਤਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 11, 12, 13 ਮਈ ਨੂੰ
3 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। फरीदकोट के थाना सदर की गोलेवाला पुलिस चौकी में अचानक गोली चलने से चौकी प्रभारी जोगिंदर कौर घायल हो गए। ये गोली उनकी अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से चली। घटना रात करीब 2 बजे की। गोली लगने के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी। डॉक्टर्स ने डीएमसी लुधियाना रेफर किया। फिलहाल जोगिंदर कौर की स्थिति गंभीर बनी हुई है। अभी तक घटना के कारण का पता नहीं चल पाया। पुलिस जाँच में जुटी है। हमारी लेडीज सब इंस्पेक्टर है गोलेवाला चौकी इंचार्ज लगी हुई हैं जोगिंदर कौर, उनके साथ दुर्घटना घटी है रात को ड्यूटी दौरान। 1:30-2 बजे का टाइम था। उनके चेस्ट में अचानक गोली चल गई, लगी है। तो अभी क्या उनके सर्विस रिवॉल्वर से कैसे चली गोली? सर्विस रिवॉल्वर से अचानक गोली चल गई। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आगे जो भी होगा आपको बताएंगे। तो सर कैसे हालात है, कहाँ पे? अभी लुधियाना डीएमसी में ठीक है, खतरे से बाहर है। खबर दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर मौजूद सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की 15,210 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को खुल रहे हैं। समय कम है। सेना के जवान पूरी शिद्दत से बर्फ हटाकर रास्ता बनाने में जुटे हैं। हेमकुंड साहिब में रास्तों पर अभी 10 से 15 फीट बर्फ है। हटाने में भारतीय सेना जुटी है। -11 डिग्री तापमान में बर्फ काटकर रास्ता बनाना मुश्किल काम है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पिछले कई दिनों से भारी बर्फबारी भी हो रही है, फिर भी सेना के जवान दिन रात काम कर रहे हैं, जिसका असर दिखने लगा है। सेना ने हेमकुंड साहिब तक बर्फ हटाकर रास्ता बना दिया। अब इसे चौड़ा किया जा रहा है ताकि कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वालों को करीब से हर कोई जानना चाहता है, जानना भी चाहिए, और ख़ुद सेना ने इसके लिए अलग अलग इवेंट्स की। चंडीगढ़ में अब एक ऐसा म्यूज़ियम बना जहां जाकर आप वायुसेना को और करीब से जान सकते हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में बने इस विशेष म्यूज़ियम में भारतीय वायुसेना की शक्ति, उसके जांबाजों की कहानी, उसकी अहमियत को करीब से जानने समझने का आसानी से मौका मिल रहा है। इस वक्त हम इंडियन एयरफोर्स म्यूजियम के अंदर है और सबसे पहले आपको दिखाते चलें कि ये इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री वॉल है, जहां पर पोस्ट इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस किस तरह की एयरफोर्स रही है, उस तरह की जो तस्वीरें हैं इस वॉल के अंदर डिस्प्ले की गई है। वहीं पर अगर मैं दूसरी तरफ दिखाऊं तो ये गैलेंट्री अवार्डीज है, जिसमें तमाम जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं जिन्हें अवार्ड मिला है उनके नामों को इस वॉल के ऊपर है वो लिखा गया है। देश में अपनी तरह का पहला इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में बनकर तैयार है। यहाँ इंडियन एयरफोर्स ने कैसे तरक्की की, ऐसी तमाम अहम और यादगार चीजों को बेहद ही साधारण तकनीक और टेक्नोलॉजी के सहारे दिखाया गया है। ये जो म्यूजियम है ये बेसिकली हमने इसलिए क्रिएट किया है ताकि जो लोकल यूथ है हमारा, इस एरिया का, रीजन का यूथ है, वो इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सके। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था। उसको क्रिएट करते हुए हमने जहाँ 5-6 सेक्शन बनाए हैं। एक सेक्शन जिसमें हम खड़े हुए हैं जहाँ पर रोल ऑफ इंडियन एयरफोर्स है वेरियस वॉर में। 47-48 कश्मीर कैंपेन है, 65 की वार है, 71 की वार है। देन उसके बाद हमने बालाकोट और कारगिल को कवर किया है। और सेकंड सेक्शन हमारा होगा जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें दिखाएंगे, जिसमें सिमुलेटर्स हैं जहाँ पर यूथ को अट्रैक्ट कर सके। थर्ड सेक्शन है जिसमें हम इंडियन फोर्स के वेपन सिस्टम दिखा रहे हैं। फोर्थ है जो हमारा इस बिल्डिंग के बाहर कवर कर रहे हैं, जैसे कि हमारे नाइट एयरक्राफ्ट है, MiG-21 एयरक्राफ्ट है, HPT-32 एयरक्राफ्ट है। फोर्थ हमारा MiG-23 एयरक्राफ्ट है, एयरफोर्स कानपुर 1 है, 5 जहाज़ हैं। 5वां हमारा सेक्शन ऐसा है जिसमें हम ये ऑडियो विजुअल गैलरी दिखा रहे हैं, जिसमें एयरफोर्स का कैंपेन दिखाई जाएगी। अभी इस हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन नहीं हुआ, बच्चे तो अपने देश की वायुसेना की ताकत को देख ही सरप्राइज दिखे।
मेरा नाम सोहम है। मुझे बहुत प्लेन का शौक़ है और जब मैंने सुना कि यहाँ पे म्यूज़ियम है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं यहाँ पे एयरफोर्स म्यूज़ियम में आया हूँ और यहाँ के बहुत अच्छे मॉडिफाइड प्लेन्स हैं, तो अच्छा लगा है सब देख के और बहुत ज़्यादा अमेजिंग है यहाँ का विज़िट। हेरिटेज म्यूजियम में पुराने एयरफोर्स के सभी विमान के मॉडल्स और लड़ाकू विमान प्रदर्शित किए गए हैं। इसके अलावा नए और आधुनिक भारतीय वायुसेना का शौर्य भी इस हेरिटेज सेंटर का खास और अहम हिस्सा है, जिनकी कहानियां यहाँ आ रहे लोगों को न सिर्फ हैरान कर रही बल्कि देशभक्ति का भाव भी भर दे रही। हमको बहुत अच्छा लगा। मेरे बेटे को बहुत शौक है एयरक्राफ्ट का। जब हमने सुना कि यहाँ पे ऐसा म्यूजियम है तो वी वर वेरी एक्साइटेड एंड हम लोग जब यहाँ पे आए तो देख के लाइक वी वर अमेज्ड। इतना हमको पता लगता है कि हमारी इंडियन एयरफोर्स कितनी एडवांस हो चुकी है और क्या वेपन्स यूज़ करते हैं, क्या एडवांस टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट यूज़ करते हैं। बहुत अच्छा डिस्प्ले है और जो फ्लाइट सिमुलेटर है वो तो अमेजिंग है, लाइक मतलब मस्ट विजिट है। हम लोग तो बाहर से आए हैं लेकिन यहाँ पे आके हमको बहुत अच्छा लगा। देशभक्ति की भावना आती है यहाँ पे आके? हाँ बहुत आती है। प्लस वो जो वॉल ऑफ फेम है जहाँ पे लिखा हुआ है, सबके नाम लिखे हैं, वो दैट इज़ रियली गुड। और उनको पढ़ने के बाद में काफ़ी अच्छा लगता है, अपने आप को अपने अंदर से फीलिंग आती है, लगता है कितने लोगों ने सेक्रीफाइस किया है आपके लिए एंड इतने लोग और भी कर रहे हैं कंटिन्यू सेक्रीफाइसेस आपके लिए एंड कंटिन्यूस डेडिकेशन के साथ इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। वैरायटी है यहाँ पर सारे प्लेन्स की, जेट्स की, बच्चे तो सारे देख के बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। सो इट्स रियली वेरी एक्साइटिंग प्लेस टू विजिट फॉर ऑल द फैमिली मेम्बर्स। जो मॉडल्स उन्होंने लगाए हैं वो इतने बढ़िया लगे हुए हैं, शानदार, कि यहाँ पे मैं अर्ज करूँगा कि हर बच्चा यहाँ पे आए और देखे, माँ बाप उनके, और देशभक्ति की भावना अंदर यहाँ आते ही देख के लोगों के अंदर कूद कूद के भर जाएगी। और भारत माता की जय। चंडीगढ़ में बना ये हेरिटेज सेंटर हिंदुस्तान की वायुसेना की ऐतिहासिक विरासत और उसकी ताकत को दिखा रहा है। उम्मीद है वायुसेना की तरफ से की गई ये अच्छी पहल युवाओं को वायुसेना की अहमियत बताने में कामयाब रहेगी।